कल का जो क्लास था एक बार फिर से देख लेते हैं कितने याद है। क्या है कि बायो में थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है ना, कॉन्सेप्ट कम और याद रखना ज़्यादा है। तो सबसे पहले कल हम लोग स्टार्ट किए थे सेल से, है ना। तो सेल कहते किसको है? किसको कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद सेल का डिस्कवरी, अगर हम सबसे पहले सेल किसने देखा? रॉबर्ट हुक, ठीक है। कब? 1665 में, ठीक है। क्या चीज़ से देखा? माइक्रोस्कोप से देखा। यानी अगर कहा जाए माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। क्लियर। उसके बाद इन्होंने सेल वर्ड यूज़ किया। सेल वर्ड जो है वो किस लैंग्वेज से आया है? लैटिन लैंग्वेज। क्या? हाँ, लैटिन वर्ड से आया है। इसको उन्होंने कहा था सेलुला। क्या कहा था? सेलुला। जो वर्ड है लैटिन वर्ड, वो कहाँ से आया? सेलुला वर्ड से बना है सेल, ठीक है। ये वर्ड हम कल छोड़ दिए थे। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिससे बना क्या है? सेल। सेलुला का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, ठीक है। ये वर्ड कल छूट गया था। उसके बाद सेकंड आते हैं। उसके बाद जो लिविंग सेल है उसको सबसे पहले किसने देखा? एंटोन वैन लियोनहॉक ने। अगर लिविंग सेल देखे जाए तो कौन है? एंटोन वैन लियोनहॉक। इन्होंने कब देखा? 1674 या 1675, ऐसे ही डेट है। एंटोन वैन लियोनहॉक। और इन्होंने किसका देखा था? लिविंग का। और वो उन्होंने जो लिविंग और सेल देखा था वो किसका देखा था? पॉन्ड्स वाटर का। पॉन्ड वाटर का इन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ओनियन पील का माउंट बनाया था। उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया था? कौन सा मटेरियल, कौन सा लिक्विड यूज किया था? सैफ्रनिन सॉल्यूशन। क्या यूज किया था? सैफ्रनिन सॉल्यूशन यूज किया था। सैफ्रनिन सॉल्यूशन क्यों यूज किया था हम लोगों ने? ताकि हमें कलर मिल जाए। सैफ्रनिन सॉल्यूशन जो था वो क्या था? कलर के लिए था, ताकि हमें कलर, जो ओनियन पील पर हमें कलर दिखाई दे। क्लियर है? यहाँ तक हम डिस्कस किए थे। ओनियन पील हम लोगों ने निकाला कहाँ से था? ओनियन बल्ब से। कहाँ से निकाला था? ओनियन बल्ब से। ओनियन पील जो निकला था वो कहाँ से निकला था? ओनियन बल्ब से निकला था। ओनियन बल्ब को ही हम लोगों ने क्यों चूज किया? हाँ, अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो ज्यादा होता है। यहाँ तक। उसके बाद जो था लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल थ्योरी, है ना। सेल थ्योरी से पहले वापस इन सब चीज़ों को हमने रिपीट किया था। तो सेल थ्योरी पढ़ने से पहले एक दो साइंटिस्ट का नाम बताए थे, जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम आया था पुरकेंजी, है ना। पुरकेंजी साइंटिस्ट का नाम आया था। पुरकेंजी ने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म वर्ड का यूज किया था। अगर पूछेगा हु कॉइन्ड द वर्ड प्रोटोप्लाज्म, तो क्या हो जाएगा? पुरकेंजी। पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड का यूज किया था। सेल थ्योरी किसने दिया है? स्क्लेडन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी में ये बताया गया कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि ऑल सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं वो क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हैं। मतलब सेल जो है, जितने भी सेल हैं, जो भी सेल्स हम देख रहे हैं वो क्या है? प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से मौजूद है, और उन्हीं से क्या बना है? सेल बना है। मतलब सेल कहीं आया नहीं, मतलब सेल बनता नहीं है। सेल जो भी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या हुआ है? बना है। क्लियर है? ये सेल थ्योरी था, जिसे किसने दिया था? स्क्लेडन और स्वान ने दिया था। कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों ने देखा था। हाँ, वर्चाव जो था वो वर्चाव जो था वो सेल थ्योरी को उन्होंने एक्सपैंड करके, स्क्लेडन और स्वान का जो थ्योरी था उसको उन्होंने एक्सपैंड करके ये प्री एग्जिस्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया है वर्चाव ने। मतलब सपोर्टिंग जो आया वो कहाँ से? सेल थ्योरी से ही आया। हम यहाँ पर सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो दो ही है कि एक पहला कि जो सेल है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जहाँ पर सारे फंडामेंटल फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। यहीं तक था कल का डिस्कशन।
कल हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भी देखा था और मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को समझते हैं, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था कि जैसे ही हम कहते हैं प्रो, तो जो प्रो वर्ड है, प्रो का मतलब क्या होता है, पहला। तो जैसे ही प्रो वर्ड आता है तो प्रो का मतलब हम लोगों के माइंड में आ जाता है कि क्या है, कोई पहले सेल की बात की जा रही है ना। तो जैसे ही प्रो वर्ड अगर आएगा माइंड में तो हम लोग प्रोकैरियोट्स, ठीक। तो प्रो का मतलब पहला और कैरियोट्स का मतलब होता है सेल, ठीक है। ये कैरियोट्स जो है वो सेल के लिए मतलब बहुत जो प्रिमिटिव सेल्स है, कल बताए थे ना, प्रोटोटाइप समझाए थे। तो कहते हैं जो बहुत प्रिमिटिव सेल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोट्स जो होता है वो एडवांस्ड सेल होता है, ये हमने बताया था। इसके बाद मैंने इन दोनों के बीच में जो सबसे मेजर डिफरेंस बताया था वो न्यूक्लियस को लेकर बताया था कि अगर प्रोकैरियोट सेल्स होगा तो प्रोकैरियोट्स में जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो एब्सेंट होगा। और यूकैरियोट्स में जब जाएंगे तो यूकैरियोट्स में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ये इस बात को बताता है कि जो सेल है वो क्या है, एडवांस्ड फॉर्म में है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ये बताता है कि सेल में क्या हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। जबकि प्रोकैरियोट में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एब्सेंट होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इससे ये पता चल जाता है कि सेल जो है वो एडवांस नहीं है, काफी प्रिमिटिव टाइप सेल है। क्लियर है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर जाएंगे तो हमें क्या होगा, हम लोग थोड़ा सेल के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि दोनों के सेल के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है। मैंने सेल के लिए 3 फंडामेंटल चीज कल बताया था कि अगर कोई भी सेल होगा तो उसमें 3 फंडामेंटल चीज दिखाई देगा एक सेल में। 3 वो कौन कौन सा चीज होगा, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन का और कौन कौन सा नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक दूसरा नाम जो है वो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाई डू वी कॉल्ड अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा बस इस वर्ड को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हमको आंसर मिल जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये आउटर कवरिंग होता है, या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है। मतलब ऐसे जैसे हमारा स्किन है वैसे ही सेल का जो आउटर कवरिंग जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल जो होता है ये बाहर के एटमॉस्फेयर से क्या होता है, कांटेक्ट में आता है। अगर मान लेते हैं कोई सेल है तो सेल का जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट होगा। अगर कुछ भी फूड वगैरह लेना होगा तो वो सब किसके थ्रू जाएगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। और ये जनरली जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, डिफ्यूजन तक हम लोग आज कंप्लीटली पढ़ेंगे। आज का टारगेट यही रहेगा कि डिफ्यूजन तक हम लोग कंप्लीट पढ़ लें कि सेल में डिफ्यूजन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बस इतना समझ लें। डिफ्यूजन अभी केमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। जब कोई भी लिक्विड या फ्लूइड के केस में क्या है, जब कोई फ्लूइड जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, जब भी कोई फ्लूइड हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो कहता है कि डिफ्यूजन जो होता है सेल में वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। यहां तक बात समझ में आ गया। डिफ्यूजन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो कहता है कि जब कोई भी चीज सेल के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जाएगा। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, हमारा अगर मुंह ऐसा हो कि कुछ खाने का, अगर कुछ तीखा चीज डाल ले, बच्चा को कोई चीज ऐसा मुंह में डाल दो जिसे ना पसंद हो, तुरंत मुंह में लेते एक साथ फेंक देता है। क्लियर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हमें क्या खाना है ये हम खुद डिसाइड करते हैं। मेरा मुंह में जाने के बाद हमको पता चल जाता है कि हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे स्ट्रॉबेरी। मेरे साथ क्या हुआ, स्ट्रॉबेरी फर्स्ट टाइम हम देखे, हमको पता नहीं था खट्टा होता है खाने में स्ट्रॉबेरी, और जैसे ही मुंह में डाले इतना खट्टा लगा, उगल दिए। देखने में इतना खूबसूरत लगता है स्ट्रॉबेरी, लेकिन खाने में खट्टा लगता है। हमको लगा मीठा होगा, मीठा ऐसे भी पसंद है।
तो जैसे ही मुंह में डाल लें उगल दिए। तो ये क्या, जो टेस्ट बर्ड था वो उसको माइंड सेट था कि ये मीठा है, टेस्ट बर्ड को क्या मिला, खट्टा महसूस हो, उसे लगा कि नहीं बेकार है, तुरंत मुंह से फेंका गया बाहर। दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। सेम ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सिलेक्शन का काम करता है। कौन सा चीज सेल के अंदर जाएगा और कौन सा चीज सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। इसीलिए इसका नाम है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि ये सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करने के बाद क्या कहता है, परमिएबल। परमिएबल का मतलब इसको ऐसे समझे कि ये क्या कर रहा है, परमिट प्रोवाइड कर रहा है, कि आपको परमिट है तो आप अंदर जाएंगे, परमिट नहीं तो आप अंदर नहीं जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम है सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके परमिट प्रोवाइड करना है। अगर परमिट देगा तो अंदर जाएगा, परमिट नहीं देगा तो बाहर, मतलब बाहर है तो बाहर ही रहेगा, अंदर जाने का उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। और भी चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में और देखेंगे। तो जो पॉइंट था वो क्या था कि एक सेल है, सेल में क्या होगा, 3 फंडामेंटल चीज होता है। सबसे पहला कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सब एक ही का नाम है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को और किसके नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कल बताया था साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और तीसरा जो है वो क्या है, न्यूक्लियस। तीसरा क्या है, न्यूक्लियस। ये 3 चीज जो है किसी भी सेल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एक सेल में ये तीनों चीजें जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये 3 चीज अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज एक एब्सेंट होगा वो सेल नहीं कहलाएगा। सीधा सीधी बात, सेल होने का 3 चीजों का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कौन कौन सा चीज, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये 3 चीज होगा तो क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। क्लियर है। एक सेल में 3 चीज मिलेगा, क्या क्या, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं कि अगर एक सेल है तो एक सेल में अगर ये तीनों चीज है तो हम फिर कैसे इसको डिवाइड करते हैं कि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। मेन तो मैटर यहीं पर है ना कि कोई सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ये हमें समझ में कैसे आएगा। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा कि दोनों के सेल में क्या डिफरेंसेस है। उससे पहले हम थोड़ा सा और समझें कि जैसे हम सेल देखते हैं तो सेल में तो ये 3 चीज दिखाई देता है। इसके अलावा और भी जो चीजें होती हैं, सेल का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये दिमाग, बस इतना पॉइंट दिमाग में रखना है। ये 3 चीज सेल का पार्ट है। इसके अलावा अगर जो भी चीज कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाएगा। हम लोग समझेंगे। जैसे सेल ऑर्गेनेल्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज समझते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। एक सेल जो होता है, कल मैंने बताया कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। यही डिस्कशन हुआ था ना कि सेल जो है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है अगर सेल, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होने का मतलब कि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में सांस लेने के लिए एक ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, लंग्स, है ना। लंग्स जो है वो सांस लेने में हेल्प कर रहा है और ये लंग्स जो है वो पूरा एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उसी तरीके से खाना पचाने के लिए हमारे बॉडी में क्या है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम में क्या अलग अलग ऑर्गन्स है। अब उस ऑर्गन्स में जैसे एक माउथ हो गया, माउथ से आ गया इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद क्या है, रेक्टम, और उसके बाद फिर एनस। अब ये सारा जो है वो सब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसी तरीके से अगर हम लोग जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में, फिर नर्वस सिस्टम में, अलग अलग सिस्टम्स हैं। और अगर उन सिस्टम्स में जाएंगे तो उस सिस्टम्स में हमें क्या दिखाई देंगे, ऑर्गन्स दिखाई देंगे जो कि अपने अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये बात तो समझ में आ रहा है। अगर एक नॉर्मल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले, अगर ह्यूमन बींग्स में मिले, तो हमें क्या अलग अलग ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं जो, और हर ऑर्गन्स का क्या है, अलग अलग फंक्शन है। जैसे अगर हम ये कहें कि आंख का काम सुनना है तो कोई मानेगा ये बात? आंख क्या है, एक ऑर्गन है। आई क्या है, एक ऑर्गन है। और इस आई का एक पर्टिकुलर फंक्शन है और वो फंक्शन है देखने का। क्लियर। आई का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो क्या है, देखने का, कोई डाउट नहीं। कान का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, क्या है, सुनने का। उसी तरीके से नोज का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, स्मेल को सेंस करने का। क्लियर। हर ऑर्गन्स का अपना एक फंक्शन है।
तो इस जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ में आया? डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहेंगे कि अगर अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग जो पार्ट है बॉडी का वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो वो क्या कहलाएगा? डिवीजन ऑफ लेबर कहलाएगा। क्लियर है? तो चूंकि सेल जो है वो एक सिंगल, चूंकि सेल जो है वो अगर यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल है और एक ही सेल में सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो उसके पास ऑर्गन्स होगा या ऑर्गन्स नहीं होगा? ऑर्गन्स होगा। अब ऐसा है, ऑर्गन्स नहीं होगा, जो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा। समझ में आया? डिवीजन ऑफ लेबर ह्यूमन बीइंग्स में किसके द्वारा कैरी ऑन किया जा रहा है? कैरी आउट किया जा रहा है सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा। क्लियर? नहीं समझ में आ रही बात? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ में आया? डिवीजन ऑफ लेबर मैंने क्या बताया? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे अगर हम बोले खाना पचाने का काम कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है। हम बोले कि नहीं, अगर कोई आदमी ऐसे बोले कि मेरा खाना नहीं पच रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो गया, अरे बात समझ में? पॉसिबल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होगा तो क्या होगा? सांस नहीं लिया जाएगा, कि खाना नहीं पचेगा। खाना पचेगा, खाना नहीं पच रहा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो क्या है? अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। अभी डिटेल में जाएंगे, इसलिए बेसिक से यहां पर समझा रहे ताकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए। डिटेल में पढ़ना, पूरा सेल ऑर्गेनल से डिटेल में पढ़ना है। तो डिवीजन ऑफ लेबर में क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि अलग अलग जो है पार्ट्स जो है वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल में क्या है? चूंकि सेल जो है वो सिंगल है तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है। कैसे डिवीजन ऑफ लेबर है? क्योंकि हमको ये पता चला कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो एक लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए? अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला पार्ट चाहिए। अब जब अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने वाला पार्ट चाहिए तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर भी होना चाहिए। जब डिवीजन ऑफ लेबर देखेंगे एक सेल में तो हमारे पास वर्ड जो आएगा वो क्या आएगा? सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं? यहां तक आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आगे बढ़ के अब ये देखते हैं कि हमें दिखाई देगा क्या कि ये कि अगर एक सेल है तो एक सेल में हमें क्या दिखाई देगा? कुछ चीजें दिखाई देंगी और वो चीजें जो होंगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि एक सेल में हमें प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा? ये जो एक सेल है, ये सेल का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। किसका है? प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। ये सेल कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें हमें दिखाई क्या क्या देगा? अगर ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा? तो मैंने तो बेसिकली तीन चीज बताया कि एक प्रोकैरियोटिक अगर कोई भी सेल होगा तो उसमें तीन चीज तो आराम से दिखाई देगा। क्लियर? कौन कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो होगा वो एडवांस्ड नहीं होगा। अगर इसमें देखें तो इसमें सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। आउटर मेम्ब्रेन में सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेल वॉल। ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये प्लांट सेल का है। किसका है? प्लांट सेल का। बताएंगे ये प्लांट सेल का कैसे है। प्लांट सेल का ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्लांट सेल का इसलिए है क्योंकि यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? सेल वॉल दिखाई दे रहा है। क्लियर? डिफरेंस देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। तो अभी बेसिकली बस ये दिमाग में रखना है, जो सेल वॉल जो होता है वो किसमें होता है? प्लांट सेल में होता है। उसके बाद कैप्सूल है, ये उसका आउटर कवरिंग है। उसके बाद हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। सेल वॉल के बाद हमें क्या दिखाई देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है? उसके बाद हमें न्यूक्लियोइड रीजन दिखाई दे रहा है। ये न्यूक्लियोइड रीजन जो है वो ये वाला पार्ट है। यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोइड रीजन ऐसा कि ये बिल्कुल क्या है? बाहर। यहाँ पर कहीं पर भी कोई सराउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये क्या है? न्यूक्लियस वाला पार्ट है। क्या है? न्यूक्लियस वाला पार्ट है। उसके बाद हमें राइबोसोम्स दिखाई दे रहा है। पाइलस ये उसका आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग मूव करने में हेल्प कर रहा है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और ये फ्लैजेला जो है ये उसे क्या कर रहा है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। याद रखना ये जो वर्ड है फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला वर्ड जो है ये क्या करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है सेल के। हमेशा दिमाग में रखना, फ्लैजेला वर्ड जैसे ही दिखाई देगा तो इसका मतलब ये कि ये क्या है? एक टेल है जो कि उसे क्या कर रहा है? मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अगर देखा जाए एक प्रोकैरियोटिक सेल में तो मैंने क्या बताया कि एक सेल में तीन चीज होता है। कौन कौन सा? साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म यहाँ पर तुम्हें कहीं पर दिख रहा है साइटोप्लाज्म, ये जो अंदर में जो फ्लूइड दिख रहा है येलो पूरा कलर, जो ये अंदर में जहां पर ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है राइबोसोम्स, तो ये जहां पर रखा हुआ है अंदर में पूरा येलोइश कलर है, ये जो पूरा येलोइश कलर है वो पूरा का पूरा फ्लूइड है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली तीन ही चीज दिखाई दे रहा है, एक सेल वॉल, चूंकि प्लांट सेल है तो सेल वॉल, तो सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड रीजन, राइबोसोम्स ये प्रोटीन बनाने में हेल्प कर रहा है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, तो राइबोसोम्स और फ्लैजेला ये इसके मूवमेंट के लिए, तो ये सब तो साइड वाला चीज है। सेल के अंदर का अगर पार्ट देखें तो सेल के अंदर में हमें बस यही तीन चीज दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वाला पार्ट जिसको न्यूक्लियोइड रीजन, और राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म। क्लियर है? लेकिन जैसे ही हमको दिखाई देता है क्या, एक यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें भरा पड़ा है ना। अगर एक यूकैरियोटिक सेल को देखा जाए तो एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत सारा चीज में क्या क्या है, बहुत सारी चीज में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका आउटर कवरिंग देखा जाए तो आउटर कवरिंग में हमें क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आउटर कवरिंग, किसी को कहीं पर कुछ समझ में आ रहा है? सबसे ऊपर देखा जाए तो ये यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया ऐसे, ये सेल के अंदर ये जो दिख रहा है, ये जो लाइनिंग मैंने ड्रॉ किया है, ये लाइनिंग जो है वो सेल के बाहर वाला, मतलब इधर से जो भी हिस्सा दिख रहा है इस लाइनिंग के बाहर, वो सारा का सारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? इस लाइनिंग, ये ब्लैक वाला लाइनिंग के सारा का सारा बाहर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए यहां पर दिया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? समझ में आ गया? स्टार्ट कहां से हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही अंदर जाएंगे तो हमें पूरा लिक्विड फ्लूइड दिखाई देगा, ये जो फ्लूइड दिखाई देगा वो सबका सब क्या होगा, क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म दिया नहीं है इसलिए क्योंकि एक सेल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म ही होता है। उसके बाद अगर और अंदर जाएं तो अंदर जाने के बाद हमें एक सेंटर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और ये सेंटर वाला पार्ट काफी वेल डेवलप्ड दिखाई दे रहा है पहले वाले सेल के कंपैरिजन में। अगर पहले वाले सेल का अगर देखा जाए तो पहले वाले सेल में कहीं पर भी कुछ ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा, बस ये राउंड वाला पार्ट। लेकिन जैसे ही इस सेल में देखते हैं तो यहाँ पर एक बिल्कुल क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, और इस सर्कुलर पार्ट में 3-4 एरो दिया गया है। और यहाँ पर जो सर्कुलर पार्ट है, अगर इसको और डिटेल में देखोगे तो सर्कुलर पार्ट में ये ऊपर में क्या है, एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या है, एक डिजाइन टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अगर इस स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेल का क्या है, सेंट्रल पार्ट है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हमको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोलस। ये तीन चीज दिखाई दे रहा है, और ये तीनों चीज मिलकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियस बना रहा है। न्यूक्लियस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को जब डिटेल में देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के बाद तो हम लोगों ने तीन चीज देख लिया, क्या क्या, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से साफ पता चल गया कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो क्या है, काफी एडवांस्ड फॉर्म में है। और अगर जाए तो उसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, सबसे पहले अगर देखें तो न्यूक्लियस के बगल में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी एपरेटस। क्या कहते हैं, गोल्जी एपरेटस। ये सब के सब क्या है, ये तीन चीज के अलावा जो मैंने बताया, क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इन तीन चीजों के अलावा जो भी चीजें हमें दिखाई देंगी वो सब की सब चीजें क्या होंगी, सेल ऑर्गेनेल्स होंगी। क्या होंगी, सेल ऑर्गेनेल्स। तीन चीजों को छोड़ दिया जाए तो तीन चीजों के बाद जो भी हमें दिखाई देगा वो सबका सब क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो क्या है, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बगल में है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद हमें दिखाई देगा कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर, इसमें ये छोड़ दिया क्या, हाँ राइबोसोम्स। ये अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, यहां पर अगर देखा जाए गोल्जी एपरेटस के बाद तो कुछ कुछ डॉट 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 कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर गोल्जी एपरेटस के टाइप का ही न्यूक्लियस से सटा हुआ, ये मेरा सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से सटा हुआ कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखो दो स्ट्रक्चर है इसी टाइप का, अगर देखा जाए तो इस टाइप का दो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, और एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सेल से न्यूक्लियस से सटा हुआ रहेगा, एक न्यूक्लियस के बाहर रहेगा। जो न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहां पर लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक
रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स कौन कौन सा है? एक होता है ER और SER और एक होता है RER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये कुछ है नहीं अलग से। स्मूथ और रफ जो है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स के ऊपर। जो मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर बताया ये क्या है? राइबोसोम्स है। अगर एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होगा तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहेंगे, क्योंकि कोई चीज चिकना होगा उसके में डॉट 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 डाल देंगे तो खुरदुरा हो जाएगा। बस ऐसे ही दिमाग में रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कुछ भी नहीं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जहां पर क्या है? राइबोसोम्स है। R फॉर रफ, R फॉर राइबोसोम्स। दिमाग में ऐसे रखना है, R फॉर रफ, R फॉर राइबोसोम्स। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा तो वहां पर क्या होगा? राइबोसोम्स होगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा तो वहां पर कुछ भी नहीं, बिल्कुल चिकना है। तो एक नॉर्मल एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वो 2 तरीके से, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में राइबोसोम्स होगा। क्लियर है? तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है? राइबोसोम्स दिख रहा है। यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिख रहा है। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिख रहा है? क्योंकि यहां पर क्या है? पास में ही राइबोसोम्स भी दिखा रहा है। तो रफ, अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास राइबोसोम्स है तो वो क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ दोनों हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर भी फ्लैजेला है। फ्लैजेला के बारे में अभी मैंने बताया। फ्लैजेला क्या चीज में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजेला क्या चीज में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो लाइसोसोम्स है। क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को याद रखना, इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं लाइसोसोम्स को? तो कहता है लाइसोसोम्स जो होता है जब भी सेल में कुछ भी टर्न आउट हो जाता है, कुछ फट जाता है, तो उसे क्या करता है? ये खा के खत्म कर देता है, पचा लेता है। क्लियर? अगर सेल अगर कभी मर भी जाता है तो सेल को भी खा के खत्म कर देता है। कौन? लाइसोसोम्स। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं। और डिटेल में समझेंगे इसको, बस ऐसे ही नाम से कुछ एक्स्ट्रा हम लोग जान ले रहे हैं ताकि दिमाग में रहे। दोबारा रिपीट होगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक? तो लाइसोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर देखोगे एक डिजाइन स्ट्रक्चर है जो कि कुछ इस तरीके से है। इसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी सेल जो है वो खाता है, खाने के बाद सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। हम लोग खाते क्यों? एनर्जी चाहिए। तो जो भी चीज फूड लेता है तो फूड को क्या करता है? एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक? उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद सेंट्रियोल है, वेसिकल्स है। ये सब क्या है? सेंट्रियोल्स जो है ये सब का एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन, मतलब डिटेल में पढ़ना नहीं है। तुम लोगों को जो डिटेल में पढ़ना था वो मैंने बता दिया। सेंट्रियोल का काम क्या है? सेंट्रियोल जो होता है वो जस्ट लाइक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल को क्या करता है? कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। एक जो तुम्हारे पास जो मेन तुमको स्ट्रक्चर में हेल्प करता है वो है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर में हेल्प करता है। क्रोमैटिन जो होता है ऐसे समझो कि जिस तरीके से हमारा जो सेल में बोन का फंक्शन है उसी तरीके से कुछ हद तक क्रोमैटिन जो है वो हेल्प करता है सेल के स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। उसमें और आएगा जैसे एक और वर्ड है इसमें दिया है, इसमें है नहीं। क्रोमैटिन जो है वो इसी तरीके से सेल में स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और इसके बारे में और डिटेल में जब जाएंगे तो फिर वहां पर देखेंगे। उसके बाद है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होता है ये सेल के बाहर में तुमको दिखाई दे रहा होगा, इस स्ट्रक्चर के बाहर में राउंड स्ट्रक्चर है। ये वेसिकल्स जो होता है वो क्या करता है? एंट्री और एग्जिट में हेल्प करने में एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है। साइटोसोल जो है ये भी क्या है? फ्लूइड टाइप्स का, साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है? एक फ्लूइड के टाइप से होता है साइटोसोल, जो कि प्लांट्स में प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में मिलता है। लेकिन प्लांट सेल में अगर और डिटेल में जाएंगे तो प्लांट सेल में कुछ और हिस्सा दिखाई देगा। जैसे तुम वहां पर जाओगे, ये एनिमल सेल को ही सिंप्लीफाइड करके दिखाया या फिर ऐसे समझे कि यूकैरियोटिक सेल का एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया। अगर प्लांट सेल में अगर जाएंगे, बता रहे
अगर प्लांट सेल में जाएंगे तो हमें वहां पर और भी चीजें दिखाई देगी, जैसे वहां पर हमें दिखाई देगा प्रोटोप्लास्ट। क्या दिखाई देगा? प्रोटोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में और एक एड ऑन हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर जो हमें वेसिकल्स दिख रहा है वहां पर हमें वैक्यूल्स दिखाई देगा। वहां पर हमें क्या दिखाई देगा? वैक्यूल्स, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। तो ये मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है अगर एक यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट या एनिमल सेल में, चाहे वो हम प्लांट सेल लें या एनिमल सेल लें, दोनों सेल में हमें क्या चीज में हेल्प कर रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प कर रहा है। क्लियर है? दोनों सेल के स्ट्रक्चर को देखें, दोनों सेल के स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंसेस पता चल गया। डिफरेंसेस ये कि अगर हम सबसे जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि वहां पर जो है न्यूक्लियस जो है वो एडवांस नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है न्यूक्लियस का, लेकिन जैसे हम यूकैरियोटिक्स में आएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्लियर है? तो अगर इसी बेसिस पर देखा जाए तो हमें कुछ चीजें दिखाई देंगी, और वो ये है कि अगर हम न्यूक्लियस लें और हम क्या लें? न्यूक्लियोइड लें। जो हम एक सेल देख रहे थे यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या दिखाई दे रहा था? न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा था। और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे थे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें क्या दिखाई दे रहा था? न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा था, जहां पर लिखा हुआ था न्यूक्लियोइड रीजन। और जब यूकैरियोटिक सेल देख रहे थे तो यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या दिखाई दे रहा था? न्यूक्लियस। तो कहता है कि अगर एक न्यूक्लियस होगा और एक न्यूक्लियोइड, तो दोनों में हमें डिफरेंस क्या दिखाई देगा? तो सबसे पहला डिफरेंस है, कहता है न्यूक्लियस जो होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? लार्जर साइज का होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? लार्जर साइज का होता है। अगर न्यूक्लियस से कंपैरिजन करेंगे किसका? न्यूक्लियोइड का, तो इसका साइज जो होता है न्यूक्लियस के साइज से छोटा होता है। सबसे बेसिक सा डिफरेंस जो है वो साइज का है। न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है। न्यूक्लियोइड का साइज जो होता है वो छोटा होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहता है कि यहां पर हमें डबल मेम्ब्रेन एनवेलप दिखाई देता है। मतलब यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? मेम्ब्रेनस होगा। जबकि यहां पर क्या होगा? ये मेम्ब्रेनस नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्री होता है। अगर न्यूक्लियोइड को देखें तो न्यूक्लियोइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्री स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोलस जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस जो होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है? न्यूक्लियस के अगर अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस का जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। ध्यान में रखना, न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के सेंटर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो कहता है न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियोइड में क्या होता है? एब्सेंट होता है। कहता है इट्स डीएनए कंटेंट इज इक्वल टू 2 और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो 2 या 2 से अधिक डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। इसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डीएनए को लेकर, कि अगर हम देखेंगे एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में, तो जो डिफरेंस यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में दिख रहा है, तुम सेम इसको तुम चिपका सकते हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी। क्यों? क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो सिंगल डीएनए का होता है। ठीक है? किसका होता है? सिंगल डीएनए का बना होता है। और सिंगल डीएनए के बने होने की वजह से अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो क्या होता है? वो जनरली जो डिवीजन होता है वो सेल डिवीजन पर बेस्ड होता है, जहां पर हमें क्या दिखाई देगा? फ्यूजन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फ्यूजन दिखाई देगा। जनरली अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल में अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस बेसिस पर होता है? फ्यूजन के बेसिस पर होता है, क्योंकि वहां पर जो डीएनए होता है वो सिंगल डीएनए होता है। और सिंगल डीएनए होने का मतलब ये कि यहां पर जो हमें दिखाई देगा, मतलब डिफरेंसेस एक सेल जब ब्रेक करेगा 2 सेल में, रिप्रोडक्शन के केस में, फ्यूजन के केस में ये होता है ना, एक सेल क्या होता है? ब्रेक करता है 2 सेल में। तो यहां पर जब वो 2 सेल में ब्रेक करेगा तो यहां पर क्या होगा? क्लोनिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्लोनिंग दिखाई देगा। क्लोनिंग का मतलब ये कि एक स्ट्रक्चर जो होगा वो दूसरे स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्या होगा? सिमिलर होगा। और यहां पर क्या होगा? चूंकि क्लोनिंग नहीं, तो यहां पर हमें डिवीजन ऑफ, चूंकि मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो यहां पर क्लोनिंग का चांसेस बनता है। ऐसा नहीं, ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल के डिफरेंसेस का पार्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें डिफरेंसेस दिखाई देगा। ये हम लोग और डिटेल में जाकर क्लास 10th में पढ़ेंगे। जब क्लास 10th में जाएंगे तो वहां पर और डिटेल में पढ़ना है कि डीएनए जो होता है वो कैसे हमें इवोल्यूशन के कगार तक लेकर जाता है।
ठीक, ये पूरा का पूरा डीएनए पर बेस्ड है। और लास्ट पॉइंट है, कहता है डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमेटिन। देखो वहां पर क्रोमेटिन मटेरियल था, है ना। कहता है डीएनए जो होता है यहां पर क्या करता है, हिस्टोन का फॉर्मेशन करता है। हिस्टोन जो है एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। हिस्टोन जो है वो क्या है, प्रोटीन का नाम है जिससे डीएनए बना होता है। तो इससे क्या बनता है, हिस्टोन जो होता है वो प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, क्रोमेटिन बनाता है। जबकि यहाँ पर हिस्टोन एब्सेंट होता है, तो जो डीएनए होता है वो यहाँ पर न्यूक्लियोइड जो होता है जनरली क्या होता है, नेकेड होता है, खुला होता है। यानी अगर ऐसा समझें कि न्यूक्लियोइड के खुले होने का जो कारण है वो हिस्टोन प्रोटीन है, चूंकि एक यूकैरियोटिक सेल में जो होता है हिस्टोन का फॉर्मेशन होता है, जबकि एक प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। हिस्टोन का फॉर्मेशन ना होने का जो कारण है वो डीएनए के सिंगल मॉलिक्यूल्स ही है। अगर यहाँ पर भी मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है तो यहाँ पर भी क्या होता है, हिस्टोन बनता। चूंकि यहाँ पर ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो यहाँ पर हिस्टोन नहीं बन रहा है। और हिस्टोन जब नहीं बन रहा है तो जो न्यूक्लियोइड है वो क्या है, वो फ्री है। फ्रीली कहाँ मिल जाता है, साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। तो पॉइंट्स क्लियर है। सबसे पहला अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंसेस में हमें क्या क्या दिखाई देगा कि एक न्यूक्लियस जो है, अगर डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा, जो एक न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या होता है, वो न्यूक्लियस जो है कहां चला गया। अगर दोनों में डिफरेंस अगर निकाला जाए तो डिफरेंस हमें यही दिखाई देगा कि एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या करता है, सेल में डिफरेंसेस बनाता है। और सेल में डिफरेंसेस बनाने का जो कारण है वो सबसे मेन कारण जो है वो न्यूक्लियस ही है, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में जो है हमें डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है, ये सॉरी न्यूक्लियोइड में, कि यहां पर जो है ये क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जबकि न्यूक्लियोइड जो है वो क्या है, फ्री है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियोइड जो है वो क्या है, फ्री है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। अगर न्यूक्लियस को देखा जाए तो न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वो 2 और मोर देन 2 डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ है, 2 और मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। जबकि यहां पर ये क्या है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो ये दो बेसिक चीज ध्यान में रखना, बाकी सारा का सारा ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। जैसे अगर जैसे बोलेंगे 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल से बना हुआ तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो न्यूक्लियोइड में एब्सेंट है। सिंपल सा बात, क्योंकि न्यूक्लियस में ज्यादा चीज होगा या न्यूक्लियोइड में ज्यादा चीज होगा, न्यूक्लियस में ज्यादा चीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो एडवांस है। जो जितना एडवांस होगा उसके पास उतना ज्यादा मटेरियल होगा, जो जितना प्रिमिटिव होगा उसके पास उतना कम मटेरियल होगा। सीधा सा बात है, जो जितना ज्यादा एडवांस होगा उसके पास उतना ज्यादा मटेरियल होगा, जो जितना कम होगा उसके पास उतना कम मटेरियल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़े। एक और, इसके बाद एक और चीज देखते हैं, और वो है एक सेल ऑर्गेनेल्स और एक ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है। सेल ऑर्गेनेल्स और ऑर्गन्स में हमें क्या डिफरेंस दिखाई देगा उसको देखते हैं। थोड़ा सा घुमा लो ऐसे। सेल ऑर्गेनेल्स और ऑर्गन्स में, मैंने ऑर्गन्स के बारे में भी बताया कि ऑर्गन्स जो होता है वो किसमें होता है, ऑर्गेनिज्म में होता है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो होगा या जो ऑर्गेनेल्स होगा ये किसमें होगा, सेल में होगा। ध्यान में रखना, ऑर्गन्स किसमें पाया जाएगा, ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। ऑर्गन्स अगर दिखाई देगा तो वो किसका पार्ट है, ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, और ऑर्गेनेल्स जो होगा वो किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है। तो कहता है ऑर्गन्स जो है, कहता है दे आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले ध्यान में ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, तो जो ऑर्गन्स होगा वो किसमें पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। जबकि ऑर्गेनल्स जो है वो किसमें पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। देखो यूकैरियोटिक सेल्स क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर हमने अभी जब हम लोगों ने देखा प्रोकैरियोटिक सेल तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स दिखाई दे रहा है, उसके अलावा और भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए ऑर्गेनल्स को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल का पार्ट है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, गोल्गी एपरेटस हमें यूकैरियोटिक सेल में दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल में दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल में दिखाई दे रहा है, लाइसोसोम्स किसमें दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई दे रहा है, क्रोमैटिन किसमें दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई दे रहा है, एडवांस न्यूक्लियस किसमें दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो साइटोसोल किसमें दिखाई दे रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई दे रहा है। ये सब के सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं।
तो अगर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स जो होगा सेल ऑर्गेनेल्स किसमें दिखाई देगा? यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देगा। क्लियर है? तो अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में अगर डिफरेंस बोलेगा तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कहता है दे आर लार्ज साइज और माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है जनरली ऑर्गन्स जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर क्या है? लार्ज साइज तक का होता है। क्लियर? ऑर्गन्स जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक से लेकर लार्ज साइज तक होता है। बोलोगे ऐसा कैसे? क्योंकि ऑर्गन्स जो है वो किसमें पाया जा रहा है? ऑर्गेनिज्म में। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत बड़े बड़े हैं? बहुत सारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो काफी छोटा है, जैसे चींटी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन काफी छोटा है। अब उसका हिस्सा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में? ऐसा नहीं कि बोलोगे सर ऑर्गन्स तो दिखाई दे रहा, हम अपना दिल निकाल के बाहर रख देंगे, दिखाई देगा सबको दिल, है ना? फेफड़ा दिखाई देगा, लेकिन वो लार्ज साइज का है। लेकिन अगर चींटी का अगर बोलेंगे फेफड़ा निकाल के रखो तो समझ में आ रहा है? तो उसका जो होगा वो क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक होगा। क्लियर? तो कहते और अगर ऑर्गेनल्स में आएंगे तो दे आर वेरी स्मॉल साइज, आइदर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक। कहता है कि ये क्या है? काफी स्मॉल साइज होता है, इतना छोटा होता है। माइक्रोस्कोपिक तो सेल खुद ही है, अगर उसके और सेल ऑर्गेनल्स को देखना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब माइक्रोस्कोपिक। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद कहता है दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ये इंटरनल पार्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नल पार्ट भी हो सकता है। जैसे आंख, क्या आंख हमारा एक ऑर्गन नहीं है? ऑर्गन है। ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं आंख के ऊपर उंगली नहीं डालते हैं। इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। अरे बात समझ में? तो जो ऑर्गन्स होता है वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। बोलेंगे क्या मेरा किडनी में दर्द हो रहा है, तो किडनी दिख रहा है? नहीं, ये क्या है? इंटरनल है, चीड़ फाड़ करके निकालना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बोलेंगे आंख, तो आंख किसी का खींच के निकाल सकते हैं, चाकू से निकल जाएगा तुरंत। समझ में आ रहा है? तो ऑर्गन्स जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। जबकि ऑर्गेनल्स जो है वो सबका सब कहां दिखाई दे रहा था? अभी दिखाएं फिगर में, सबका सब कहां दिख रहा था? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सॉरी साइटोप्लाज्म बोल रहे, साइटोप्लाज्म में तो दिखाई दे रहा है। दिखाई किसके अंदर दे रहा है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर? तो जितना भी सेल ऑर्गेनल्स था वो सबका सब क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब सेल के अंदर। क्लियर है? इंटर अगर होता तो मतलब दोनों के बीच में लिंक होता, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इंटर का मतलब होता है लिंक। क्लियर? तो इंट्रासेलुलर है ज्यादातर जो है वो क्या है? सबका सब क्या है? इंटरनल पार्ट है। फ्लैजिला वगैरह को छोड़ दिया जाए तो फ्लैजिला सेल के बाहर होता है। द ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज। ऑर्गन्स जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? टिश्यूज से मिलकर बना होता है। टिश्यूज कंप्राइज ऑफ सेल एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनल्स। देखो अगर पूरा ऑर्गन्स को देखा जाए तो हम अभी एक बनाएंगे एक सिस्टम जहां पर तुम लोग पहले भी देखे होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है। और ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और एक ऑर्गन जो होता है वो टिश्यूज से मिलकर बना होता है। और एक टिश्यूज जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। और एक सेल जो होता है वो सेल ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है। लेकिन ऑर्गेनल्स जो है वो अपने आप में क्या है? सेल के अंदर वाला पार्ट है। तो ये अपने आप में क्या है? सेल ऑर्गेनल्स जो है वो क्या होता है? कहता है माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना है और मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना है। माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब और छोटा। समझ में आया? अगर हम देखें, हम बोले ये छोटा है, अगर इससे भी छोटा कोई डॉट अगर डाल दे तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो। माइक्रो छोटा, अगर ये माइक्रो है तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो। अगर इसको बोलेंगे माइक्रो तो ये क्या हो जाएगा? मैक्रो। मैक्रो का मतलब और छोटा, माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मैक्रो जो है उससे भी छोटा। क्लियर है? दोनों टर्म में डिफरेंस समझ में आया? अगर हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमी तो मतलब छोटा इकोनॉमी, और बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमी तो उससे भी छोटा। क्लियर? तो कहता है एन ऑर्गेनल इज मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक ऑर्गेनल जो होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है या मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बना होता है। यानी एक तो मॉलिक्यूल्स दिखाई, एक सेल दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर और मॉलिक्यूल्स और उससे भी छोटा मॉलिक्यूल्स, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। ऑर्गन्स
कहता है ऑर्गन्स जो होता है कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिलकर काम करता है, व्हाइल ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी जस्ट बताएं ये वाला पार्ट कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किससे बना होता है, ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, और एक ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है, ऑर्गन से बना होता है। जबकि यहां पर अगर ऑर्गेनल्स को देखा जाए तो कहता है कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल, ऑर्गेनल्स का जो काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेल को प्रोड्यूस करना, जबकि एक ऑर्गन्स जो होता है वो क्या करता है, एक पूरे सिस्टम के साथ वर्क करता है। तो यहां तक क्लियर है पॉइंट? अगर यहां तक समझ में आ गया होगा तो हम लोग एक वही वाला पार्ट एक बार देख ले कि हम लोगों ने जो देखा वो क्या देखा। एक ऑर्गन्स में हम लोगों ने देखा कि ऑर्गन्स जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, जबकि ऑर्गेनल्स जो है वो किसका पार्ट है, एक सेल का पार्ट है। सेल का जो सबसे छोटा पार्ट होता है सेल के अंदर अगर चले जाएं, इंट्रासेलुलर पार्ट में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, सेल ऑर्गेनल्स दिखाई देगा। तो हम कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ऑर्गन सिस्टम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ऑर्गन सिस्टम दिखाई देगा। और अगर ऑर्गन सिस्टम के अगर और अंदर जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ऑर्गन्स दिखाई देगा। और ऑर्गन्स जो है वो किस चीज से मिलकर बना होता है, ऑर्गन्स जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन्स जो है वो टिश्यूज से मिलकर बना होता है, और टिश्यूज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है। और सेल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल ऑर्गेनल से मिलकर बना होता है। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का समझ लो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी में। इसी तरीके से हम लोग बॉटम टू टॉप जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स बहुत छोटा, उससे ऊपर जाएंगे तो सेल मिलकर बनाएगा टिश्यूज, और टिश्यूज मिलकर बनाएगा ऑर्गन्स बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो बनाएगा एक ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। क्लियर है? तो जो क्लास 9th में तुम लोग पढ़ रहे हो, क्लास 9th ऐसे ही चल रहा है, 9th से 10th हम लोग जाएंगे तो इसी तरीके से जाएंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, और सेल में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे क्लास 9th में, और क्लास 9th में सेल ऑर्गेनल्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, और टिश्यूज के बारे में पढ़कर कहानी खत्म। और जैसे ही टिश्यूज के बारे में कहानी खत्म होगा तो क्लास 10th में जाकर पढ़ेंगे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बारे में, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यानी क्लास 9th में जो हम लोगों को पढ़ना है ये दो ही पार्ट पढ़ना है, सेल और टिश्यूज के बारे में। क्लियर? क्या पढ़ना है, सेल और टिश्यूज के बारे में ही बायोलॉजी में मेनली पढ़ना है। और बाकी बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक अलग से पार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो कि सेल है तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक हमें दिखाई देता है एनिमल और एक दिखाई देता है प्लांट। तो एनिमल और प्लांट के बीच में हम लोग डिफरेंसेस भी देखेंगे कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है, तभी हम उसके टिश्यूज में डिफरेंस कर पाएंगे। क्लियर है? तो यहां तक सेल वाला पार्ट समझ में आ गया, सेल ऑर्गेनल्स वाला पार्ट समझ में आ गया। सेल ऑर्गेनल्स को फिर हम लोग बारी बारी से डिटेल में देखेंगे, अलग अलग सब पीपीटी बनाकर दिखाएंगे कि एक गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के अंदर क्या क्या दिखाई देता है। यानी सेल ऑर्गेनल्स में जो अभी गोल्जी एपरेटस जो छोटा सा दिखाई दे रहा था उसको हम लोग और जूम करके देखेंगे कि एक सेल ऑर्गेनल्स का जो गोल्जी एपरेटस है वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स होगा यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर हम लोग न्यूक्लियस को भी देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को भी देखेंगे, और उसके फंक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये आज का क्लास यहीं पे छोड़ देते हैं, बहुत गर्मी है, हालत खराब हो रहा है।